नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वह मुद्दा जो इन दिनों वसई विरार में ही नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रमुख विषय बन गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद पीएमसी बैंक घोटाले में कई सारे राज सामने खुलकर आ रहे हैं। इस बीच में चूंकि विरार में जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद मेहुल ठाकुर और मदन गोपाल चतुर्वेदी को ईडी ने जुडिशियल कस्टडी में तो भेज दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है उसके पूरे हालात आज हम आपको उसमें उस प्रकरण में अभी तक क्या क्या हो चुका है और कहां तक मामला पहुंचा है और मामले में कितना और हो सकता है कि गहराई तक मामला पहुंचे। इस पूरे मामले की जो पहले से लगातार आवाज उठा रही थी नेहा दुबे, उनसे हमने इससे पहले बात की थी। आज फिर उनसे बात करते हैं कि अब तक के मामले में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या होने की आशंकाएं हैं। नेहा जी, सबसे पहले नमस्कार। नेहा जी, क्या लगता है आज पीएमसी बैंक घोटाले में एक बार फिर सामने आया है कि उनका जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। क्या मामला और कहां तक पहुंचा, किस तरह का प्रकरण? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का साथीदार टाड़ा आरोपी जयेंद्र विष्णु ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर, उन्हीं का सगा भाई हितेंद्र ठाकुर, जिनका सगा भाई जिनका भाई चाचा का लड़का टाड़ा आरोपी दीपक ठाकुर, जिसका लड़का मेहुल ठाकुर, जो इस ईडी प्रकरण में फंसा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा परिवार जो है ये किस तरह से आपराधिक रूप से और आपराधिक तरीके से एक साथ है। पहले जो है भाई ठाकुर ये दाऊद इब्राहिम के साथ अभी तक कनेक्टेड है ये लोग, और ये लोग लोगों को मारते थे, लोगों के जान माल का नुकसान करते थे, लोगों को जान से मार डालते थे। अब जो है इनकी जो अगली जनरेशन है ये लोगों की संपत्ति छीन रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीएमसी बैंक में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने ज़िंदगी की सारी पूंजी जो है उसमें लगाई है, और वो पूंजी को चुरा कर ये लोग बैठ के यहाँ वसई में मलाई खा रहे हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है अभी आज के अभी तक के हालात में कितनी करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, क्योंकि अधिवक्ता के नाते जी अराउंड 35 करोड़ तक, 34 मोर देन 34 करोड़, अराउंड 35 करोड़ तक का संपत्ति जो हितेंद्र ठाकुर और भाई ठाकुर की जो है आज जो जब्त हुई है। और उसके अलावा मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही कम मतलब अभी जब्त हुई है। अगर इसके ऊपर सरकार ध्यान दे, अच्छी तरह से ध्यान दे, तो और बहुत कुछ जमा हो सकती है। जिस तरह से आप ही के चैनल के माध्यम से बताया गया था कि जो MMRDA का जो हाउसिंग रेंटल स्कीम जो था उसके तहत जो एक घोटाला हुआ है, जिस तरह आप देख रहे हैं एवरशाइन सिटी में जो घोटाला हुआ है, जिस तरह से ग्लोबल सिटी में हुआ है, आज 30 साल से इनकी यहाँ सत्ता चलने के वजह से सारा जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट राइट्स जो है मैक्सिमम जो है राकेश कुमार वाधवा ने लेके रखा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। आज ये ईडी जो है केंद्र के तरफ से अगर ये सारी जांच बिठाई गई है, बहुत ही अच्छी तरह से ईडी अपना कार्य कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे जो महाराष्ट्र की सरकार अगर यहाँ ध्यान दे, या आप चाहे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को ये रिक्वेस्ट करके कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें, और जिस तरह से काफ़ी सारे नेताओं ने यहाँ पे कहा भी था कि इस तरह के यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहे हैं, इसके ऊपर हम हाँ जी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे साहब जी ने कहा था कि यहाँ पर जो है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे ले रहे थे, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं आज तक बैठी? आज आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपकी पार्टी फिर यहाँ पर किस मुँह से इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि आपने जो शब्द कहा है उस शब्द का पालन करिए। अगर आप इसके ऊपर जांच बिठाते हैं और अगर महाराष्ट्र सरकार भी इस पर पूरी तरह से जांच बिठाती है तो ऐसे कई सारी चीजें जो है ये सब निकलती है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार इनके खिलाफ FIR करे और EOW के थ्रू इनकी जो है सारी संपत्ति जब्त करे और जो लोगों का नुकसान है उसको भरपाई करे। इन सब बातों को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में पीएमसी बैंक घोटाले में निश्चित रूप से बड़ा राज खुलकर सामने आने वाला है। जिन लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में इन्वेस्ट हुए हैं, जिन्होंने जमा किए हैं, उनको कितना हक उनको मिलता है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर किस तरह शिकंजा और कसता है और क्या निकलकर सामने आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।